17 में जब आप चुनाव में गए तो ओम प्रकाश राजभर आपके साथ खड़े थे और स्वामी मौर्य आपके साथ खड़े थे, स्वामी प्रसाद मौर्य। ठीक, पूरब में दो प्रभावशाली पिछड़े वर्ग की जातियों के बड़े नेता आपके साथ खड़े थे। इस बार जब आप चुनाव में, ठीक, अयोध्या कॉरिडोर ये सब अभी है, लेकिन हम लोग ये कई बार व्यवहारिक धरातल पर भी खड़े होकर बात कर ले। वो दो जातियों के बड़े चेहरे आपसे अलग जा चुके, क्या आपको लगता है कि उससे नुकसान हो सकता है? देखिए अमिताभ जी, इस बार का जो चुनाव है वो सबसे ज्यादा प्रभावित लाभार्थी वर्ग था। मैं कुशीनगर में भी 2 दिन था, बलिया में था, गोरखपुर में था, देवरिया में। अधिकांश लोगों का ये कहना है अमिताभ जी कि अगर मुझे मोदी योगी के द्वारा 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बेशक हमारे विरोधी ये कहें कि इसका एहसान जता रहे हैं, हम तो बात कह रहे हैं कि जो रोटी छीन के और प्रदेश में जो नेतृत्व कर रहा होता था वो किसी एक के झोली में डाल देता था। आज प्रदेश की ही चीज, प्रदेश के ही लोगों की चीज प्रदेश के लोगों को मिल रही है, उसका एक बहुत बड़ा लाभ भी आप भी मानेंगे भारतीय जनता पार्टी को। एसएन सिंह साहब, अभी रोकूंगा लाभार्थियों पर एक टिप्पणी करके मैं चंद्रशेखर के पास जाऊंगा। लाभार्थियों का मिथक बहुत बड़ा है, उसका माया जाल भी बड़ा है क्योंकि संख्या बड़ी। 2014 में जब बीजेपी आई सरकार में, उससे पहले तो कोई लाभार्थी वोट बैंक था नहीं, क्योंकि तब बीजेपी सरकार में ही नहीं थी। ठीक, तब बीजेपी को वोट मिला था 17.1 करोड़। समझिएगा मेरी बात को। उसके बाद बीजेपी ने कहा कि हमारी सरकार ने 5 साल में 25 करोड़ लाभार्थी जोड़े। उसका आंकड़ा मौजूद है लिखत पढ़त में, सरकार के फाइल में। ठीक, यानी 25 करोड़ लाभार्थी देश भर में जोड़े केंद्र की योजनाओं के। राइट, 19 में जब चुनाव हुआ तो भाजपा को वोट मिला लगभग 22.9, लगभग 23 करोड़। ठीक, यानी भाजपा ने लगभग 5.25 करोड़ आदमी एक्स्ट्रा जोड़ा। ठीक, 25 करोड़ लाभार्थी आपने क्रिएट किए तो वोट कितना बढ़ा? 5.25 करोड़। ठीक, दूसरी एक बात और कह दूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां भी लाभार्थी थे। केंद्र की योजनाएं देश भर में चली, उज्ज्वला भी चला, सब जगह चली, शौचालय चला, प्रधानमंत्री आवास योजना चली। ठीक, इन तीनों राज्यों में वोट बैंक बन गया था नया लाभार्थियों का, उसके बावजूद भी सरकारें हार गई भाजपा की चुनाव में। इसलिए मैं कहता हूं लाभार्थी का खेल अलग है, उसमें बहुत आयाम है, उनको इतनी सरलीकृत भाषा में कह पाना, समझ पाना मुश्किल है कि आप जिनको लेके आए हैं वो वोट ला पाएंगे अपनी जात का तो आपकी ठीक गोटी सेट, और नहीं ला पाए तो वो बोझ हो जाएंगे। चंद्रशेखर जी। अमिताभ जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत होते हुए और यही आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार अगर ये प्रचंड बहुमत मिला था तो निसंदेह ये पटेल समाज के चलते, मौर्य समाज के चलते, राजभर समाज के चलते, और यही वो नेता थे, यही वो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, यही पटेल समाज था, यही राजभर समाज था जो एक तरफा भ्रमित कह लीजिए या अपने नेतृत्व के कारण वहां पे वो चला गया। उसको लगा कि निश्चित रूप से हमको ये सम्मान स्थान वो प्राप्त होगा जो वो चाहते थे या जो राजनेताओं द्वारा दिखाया गया। परंतु जितना कम देर के अंदर राजभर साहब का जो चलती हुई सरकार सत्ता थी और जितना साल भर के अंदर वो भंग हुआ और पूरी सत्ता का बगावत के रूप में उस व्यक्ति ने बिताया, और बिताने के बाद आज जिस तल्लीनता के साथ में राजभर जी, मौर्य जी, पटेल समाज पूरा का पूरा खड़ा है, यह समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी ताकत है। मैं सचिन रावत के पास चलूंगा, उससे पहले एक बात कहूंगा। बड़ा चुनाव में 1000 किस्म के किंतु परंतु लोग बता रहे हैं, विद्वान लोग। मेरे जैसे कम समझ का आदमी एक सूत्र निकालता है, उसको भी लिख लीजिएगा। पश्चिम में जयंत चौधरी, पूरब में ओम प्रकाश राजभर और कृष्णा पटेल,
और इनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर अगर ये रिजल्ट दे दिए तो समाजवादी पार्टी को लड्डू खाने का अवसर मिल जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा संदेह नहीं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, इतनी साफ बात कोई नहीं बोलेगा आज। और अगर ये परिणाम नहीं दिए तो भारतीय जनता पार्टी को लड्डू खाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे रूस यूक्रेन पर डबल हमला कर दे या यूक्रेन रूस पे हमला कर दे। ठीक, तब जान लीजिए शपथ तय। अब चुनाव आ गया, कहीं नहीं है चुनाव, न काशी कॉरिडोर, न राम जन्मभूमि, न मुसलमान, न हिंदू, किसी पे नहीं, न अनाज 5 किलो किसी पे नहीं। ये 6 लोग चलेंगे तो रिजल्ट ये, और नहीं चलेंगे तो रिजल्ट ये। सचिन रावत, कांग्रेस से मैं लगातार बात कर रहा हूं तो उनका एक ही उत्तर होता है कि भाई ये तो अलग बात है और हम लोग तो जाति धर्म की राजनीति नहीं करते और हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी जनता को जन जागरण कर रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड से होता नहीं, जब युद्ध हो रहा होता है तो एक ग्राउंड से इको आती है नहीं, जो ये बताती है कि युद्ध की तस्वीर क्या है। उस इको में कांग्रेस नहीं आ रही। इतनी बड़ी चर्चा हुई कि भाजपा को इतनी बड़ी विक्ट्री क्यों मिली, उसमें कांग्रेस फिगर आउट नहीं होती। फिर भाजपा अगर नुकसान उठा सकती है तो क्यों उठा सकती है क्या? तो ये जो 4 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर निकलकर सामने आए, ये सपा और भाजपा को प्लस माइनस कर रहे हैं क्या? कांग्रेस उस लड़ाई में कहां खड़ी है? देखिए अमिताभ जी, जहां तक आपने बात बता ही दी है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के प्रारूप में उत्तर प्रदेश के सामाजिक परिवर्तन की आज आवश्यकता है। पिछले 3 दशक हो गए जी, आज ये जाति धर्म मजहब की राजनीति की वजह से आज उत्तर प्रदेश उपेक्षित महसूस कर रहा है। जैसे बेरोजगारी, किसानों की समस्या और महिलाओं की उत्पीड़न की घटनाएं, जिसमें मूल एजेंडे हैं ये। और निश्चित तौर पे अगर ये जाति समीकरण और इस गोलबंदी से उठ पड़ा तो मैं समझ सकता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का हाल पिछले दशकों के तरीके जरूर होगा। लेकिन इस बार जो जनता है वो बिल्कुल साइलेंट वोटर की भूमिका में है, और जब साइलेंट वोटर होता है तो मैं समझता हूं कि परिवर्तन जरूर होता है। ठीक है रावत जी, देखिए हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए एजेंडा तो छेड़ दिया, ये 22 में लागू हो, 24 में लागू हो या 27 में लागू हो, ठीक बात, इसका परसेप्शन उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में जरूर बना। और मैं कह सकता हूं कि ये जो सामाजिक परिवर्तन है इसको होना अति आवश्यकता थी, और ये होने के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो कहा कि हम लोग राजनीति को बदलने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 140 उम्मीदवारों का चयन करेंगे, और हम लोगों ने उम्मीदवार दिए। आलोक जी, एक और नई बात, मतलब नई तो नहीं, हाँ चीजें तो पब्लिक डोमेन में, लेकिन एक अद्भुत बात है जिसको मुझे लगता है आपके पास मुझे लेके आना चाहिए। बीजेपी को पूरा ओबीसी, यादव भी जोड़ लीजिए तो 53% वोट मिला, ठीक है ना। बीजेपी के टोटल वोट में 53% ओबीसी की हिस्सेदारी थी, राइट, जिसमें नॉन यादव कर दीजिएगा तो 48 और विद यादव 53। लेकिन बीजेपी ने इस बार टिकट दी ओबीसी को 35%, ठीक, यानी वोट था 53% और टिकट हुई 35%। समाजवादी पार्टी के पास उनके मिले कुल वोट में, है ना, 41% की हिस्सेदारी थी ओबीसी की, ठीक, 41 की, लेकिन उन्होंने इस बार टिकट दिया 42% को। लेकिन एक और आश्चर्य की बात, 17 में समाजवादी पार्टी को जो टोटल वोट मिला उसमें ठीक 50%, एग्जैक्ट 50% शेयर था मुस्लिम्स का, क्या? लेकिन ये चौंकाने वाली बात कह रहा हूं, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार टिकट दिया 16% को। इस बदलाव का इस चुनाव पर क्या असर देख रहे हैं आप? एक तो ओबीसी वाला फैक्टर और दूसरा ये एम फैक्टर।
देखिए सर, हमें पहले ये देखना होगा कि जितने ये चुनाव अभी हम लोग लड़ रहे हैं 7 फेजेज में, हम अंतिम चरण पे आ गए 7वें फेज में। इसमें बीजेपी लड़ रही है हिंदुत्व के मुद्दे, बाकी सारी चीजें जो जाति है उसको बीजेपी पीछे करने का प्रयास कर रही है। इस बात को हमें समझना होगा। अब ये कितना सक्सेस होगी भारतीय जनता पार्टी, ये समय के अनुसार देखना पड़ेगा। तो बीजेपी 2 रिस्क फैक्टर लेके चल रही है। पहला ये कि वो अब जाति गोलबंदी से भारतीय या उत्तर प्रदेश की राजनीति को तोड़ने का प्रयास कर रही है। वो अपने इस प्रभाव में, जिसमें लाभार्थी वर्ग है, जिसमें ट्रिपल तलाक है, ये सारे ऐसे मुद्दे उठा करके लेके आ रही है जिससे कि धार्मिक और जाति गोलबंदी कुछ टूटे, खासकर हिंदू के आधार पर वोट पड़े। तो अगर इसमें उनको सफलता मिलती है तो चुनाव दूसरी तरह से जाएगा। और अगर सर जैसा आप कह रहे हैं अमिताभ जी, अगर इसी तरह से वोट पड़ता है, एक मिनट 80% चुनाव बीत गया, कहीं आपने हिंदू मुस्लिम डिवीजन सुन देखा क्या जैसा पहले होता था? जी पहले दूसरे चरण में तो कुछ दिखाई देता, वो तो रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा। नहीं, अरे भाई हमारी भी आंखें हैं, केवल रिजल्ट से पता नहीं। हमने भी 90 के दशक के चुनाव देखे, वो नारे तो कहीं यहाँ लगे ही नहीं। हमने तो इतना गंदा डिवीजन देखा हिंदू मुसलमान का, वो नारे यहाँ सुना नहीं सकता जो लगते देखते थे मैं, इधर वालों से भी उधर वालों से भी। इस बार तो ऐसा नहीं हुआ, छुटपुट कोशिशें जरूर हुई, लेकिन मैंने कहीं नहीं सुना कि बरेली में बवाल हो गया, अलीगढ़ में बवाल हो गया। नहीं, कुछ छुटपुट के कोशिशें हुई व्हाट्सएप वाली, वो व्हाट्सएप तक दम तोड़ गई। वरना पहले तो नारा जो लगते थे वो यहाँ बताना नहीं मैं चाहता, असली चटक रंग उनसे आता था महाराज। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है, वो धार्मिक आधार पर, क्योंकि जैसे वोट है, अब देखेंगे ओबीसी को बहुत ज्यादा वोट मिला, 48% तक मिला नॉन यादव का, लेकिन बीजेपी ने उसमें रिस्क लिया ना, उसमें उतने लोगों को मत नहीं दिया, उतने लोगों को थोड़ी टिकट नहीं दिया, तो वो रिस्क ले रही है। अब ये अलग बात है कि वो रिस्क इनका कितना सफल होगा। दूसरी बात ये आती है कि जो ओबीसी मत है और वो दलित मत है सर, दलित मत में जो नयन जाटव है वो पूरे उत्तर प्रदेश में भी भूमिका तय करेगा। और दूसरा, मायावती जी इतने बेहतर चुनाव, ऐसा परसेप्शन है कि मायावती जी भी इतना बेहतर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो जो जाटो वोट है वो कहाँ जाएगा? जी ठीक है आलोक जी, ठीक है। आलोक जी ने जो जाटव की बात, मतलब मायावती के वोट की बात की, उस पर मैं आना चाहता था। खैर उन्होंने बात उठा दी, अच्छा है। उस पर एक तथ्य हम लोगों को ध्यान रखना होगा, उसको लेके भी बड़ा काइट फ्लाइंग है। जब से बसपा, जब मायावती बड़ी लीडर नहीं थी तब, उससे पहले से बसपा ने जब पहला चुनाव लड़ा तो उसका वोट परसेंटेज रहा 11 के आसपास का, 11+। ठीक, उसके बाद मेरी बात लिख लीजिएगा, कि नोट कर लीजिएगा, दूसरी चुनाव से आज तक बसपा का हाईएस्ट गया 34.5 तक, जब सरकार बनाई मायावती ने। ठीक, लेकिन 20 से कम नहीं गया कभी। ठीक, और हर बार मैं ये सुनता हूं कि मायावती का वोट भाग गया। मायावती के एमएलए भागते हैं आलोक जी, समझ लीजिए ये बात, आप भी समझ गए ना, आगे काम आएगी भैया। मायावती के एमएलए भागते हैं, मायावती का वोट नहीं भागता। और आंकड़ा बता दूं, एसएन सिंह के काम आएगा। इनके भी जो बालक हैं वो व्हाट्सएप पे अलग अलग प्रचार करते रहते हैं, क्योंकि तथ्य तो पता नहीं। 17 में जाटव वोट का 83% शेयर बसपा को मिला था। ना भाजपा को उतना ठाकुर मिला, ना ब्राह्मण मिला, ना बनिया मिला, ना अखिलेश